आज हमारे हाथ जो किताब लगी है वो है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जी। ये डेविड श्वार्ट्ज ने 1959 में लिखी थी। 1959 काफी पुरानी है। हाँ बहुत। तो सवाल ये है कि क्या 60 साल से भी ज्यादा पुरानी सेल्फ हेल्प सलाह आज की मतलब एआई और स्टार्टअप्स की दुनिया में भी उतनी ही कारगर है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो देखिए दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, पूरी तरह। लेकिन दूसरी तरफ इंसान की जो बुनियादी साइकोलॉजी है, मतलब उसके डर, उसकी उम्मीदें, वो शायद उतनी नहीं बदली हैं, और ये किताब सीधे उसी पर काम करती है। चलिए तो फिर देखते हैं। किताब का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया है विश्वास की शक्ति। हाँ। श्वार्ट्ज कहते हैं कि विश्वास सच में पहाड़ों को हिला सकता है। अब ये सुनने में थोड़ा कह सकते हैं फिल्मी लगता है, लेकिन वो इसे किसी जादू की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये एक मनोवैज्ञानिक, मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। और वो इसे समझाते कैसे हैं? हाँ, यही सबसे आकर्षक बात है। उनका तर्क है कि जब आप पूरे दिल से, मतलब सच में मानते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपका दिमाग अपने आप इसे कैसे करना है इसका रास्ता खोजना शुरू कर देता है। अच्छा। विश्वास ही वो एक तरह की चिंगारी है जो आपकी काबिलियत, आपकी एनर्जी, इन सबको जलाती है। बिना विश्वास के तो कोई शुरू ही नहीं करेगा, चाहे उसमें कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। किताब में एक कमाल का उदाहरण है एक युवा महिला का। वो एक मोबाइल होम बेचने की एजेंसी शुरू करना चाहती थी और उसके पास पैसे लगभग न के बराबर थे, लेकिन एक चीज थी, अटूट विश्वास कि वो सफल होगी। और वो विश्वास वो संक्रामक था। मतलब जब उसने निवेशकों से बात की तो उन्होंने उसके बिजनेस प्लान से ज्यादा उसके आत्मविश्वास में पैसा लगाया। तो उसका विश्वास ही उसका सबसे बड़ा एसेट बन गया। बिल्कुल, उसने वो कर दिखाया जो कागज पर तो नामुमकिन लगता था। पर यहाँ एक सवाल उठता है, आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी की भी बहुत बात होती है। सही बात है। जहाँ लोग सिर्फ अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं और जमीनी हकीकत को देखते ही नहीं। क्या इसमें वो खतरा नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, श्वार्ट्ज का मतलब आंख बंद करके विश्वास करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या? उनका मतलब है एक ऐसा विश्वास जो आपको एक्शन लेने के लिए, मतलब काम करने के लिए मजबूर करे। किताब में एक और कहानी है, एक छोटी इंजीनियरिंग फर्म की। हाँ, जिसमें सिर्फ 3 इंजीनियर थे। बिल्कुल, और उन्हें एक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट पर 8 पुल डिजाइन करने का काम मिला। 8 पुल सिर्फ 3 लोगों के साथ? ये तो बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा। और उनसे बड़ी 16 दूसरी फर्मों ने मना कर दिया था ये कहकर कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। लेकिन इस छोटी फर्म ने विश्वास दिखाया कि वो इसे कर लेंगे, और इसी विश्वास ने उन्हें वो $2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। तो पहले विश्वास किया, फिर उसे करने का तरीका निकाला। एग्जैक्टली। विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, ना कि सोचने से रोका। समझ गई। मतलब विश्वास दरवाजा खोलने जैसा है, पर चलना तो खुद ही पड़ेगा। किताब में एक थर्मोस्टैट की उपमा भी है, वो मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, वो कमाल की है कि विश्वास जो है वो हमारी उपलब्धियों के थर्मोस्टैट की तरह है। कैसे? अगर आपने अपना थर्मोस्टैट मान लीजिए 20 डिग्री पर सेट किया है, तो कमरा कभी 30 डिग्री तक गर्म नहीं होगा। इसी तरह जो लोग खुद को कम आंकते हैं, उनका थर्मोस्टैट नीचे सेट होता है, और उन्हें मिलता भी कमी है। और जो ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, वो ज्यादा हासिल करते हैं। ये सीधे सीधे उस आइडिया से जुड़ता है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। तो विश्वास करना पहला कदम है, लेकिन कई बार सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं, हमारे अपने बहाने। हाँ। किताब में इसके लिए एक मजेदार शब्द है, एक्सक्यूजाइटिस। एक्सक्यूजाइटिस, हाँ, बहाने बनाने की बीमारी। श्वार्ट्ज तो इसे असफलता की बीमारी कहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि हर असफल व्यक्ति में ये बीमारी बहुत गंभीर रूप में मिलेगी, और ज्यादातर औसत लोगों में हल्के रूप में। मतलब सफल और असफल व्यक्ति के बीच का असली अंतर उनके बहानों में छिपा है। बिल्कुल, सफल व्यक्ति कारण ढूंढते हैं और असफल व्यक्ति बहाने। किताब में कुछ सबसे आम बहानों की पहचान भी की गई है। पहला है सेहत का बहाना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, या मुझ में उतनी एनर्जी नहीं है। बिल्कुल, और किताब का जवाब काफी सीधा है। वो कहते हैं जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। ये तो थोड़ा कठोर है, लेकिन बात गहरी है। मुद्दा ये नहीं है कि आपकी स्वास्थ्य समस्या असली है या नहीं, वो तो हो सकती है। बात ये है कि आप उसके बारे में सोचते कैसे हैं। मतलब क्या आप उसे एक दीवार की तरह देखते हैं या एक बाधा की तरह जिसे पार करना है? सही पकड़ा आपने। अपनी स्थिति को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। दूसरा बहाना और भी दिलचस्प है, खासकर आज के दौर में, बुद्धिमत्ता का बहाना। मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, हाँ। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ।
और किताब इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर देती है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपका रवैया आपकी बुद्धिमत्ता से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसके लिए वो हेनरी फोर्ड का किस्सा सुनाते हैं ना। हाँ, वो मशहूर किस्सा। एक मुकदमे के दौरान उनसे कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए जिनके जवाब उन्हें नहीं पता थे। और उनका जवाब तो शानदार था। क्या था? उन्होंने कहा, मुझे जवाब नहीं पता, लेकिन मेरी डेस्क पर एक बटन है जिसे दबाकर मैं 5 मिनट में एक ऐसे आदमी को बुला सकता हूँ जिसे पता हो। कमाल है। मतलब असली स्मार्टनेस ये नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, बल्कि ये है कि आपको पता हो कि जवाब कहाँ मिलेगा। और सोचिए, ये बात 1959 में कही गई थी। आज गूगल और एआई के युग में ये कितनी ज्यादा सच है ना? बिल्कुल। जानकारी को रटना अब उतना जरूरी नहीं रहा। सही सवाल पूछना और जानकारी को इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। आज सफलता नॉलेज से ज्यादा रिसोर्सफुलनेस पर निर्भर करती है। और तीसरा बहाना, ये तो हम सबने कभी न कभी महसूस किया ही है, उम्र का बहाना। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, या मैं अभी बहुत छोटा हूँ। लगता है कि कुछ नया करने का सही समय निकल चुका है। हाँ, और किताब इसे आंकड़ों से चुनौती देती है। इसमें सेसिल नाम के एक 40 साल के व्यक्ति की कहानी है जो सोचता था कि उसकी जिंदगी तो बस अब खत्म ही है। अच्छा। उसे समझाया गया कि इंसान का जो प्रोडक्टिव जीवन होता है वो मोटे तौर पर 20 से 70 साल के बीच होता है। इसका मतलब 30 साल की उम्र में आपके पास अपने प्रोडक्टिव जीवन का 80% हिस्सा बाकी है, और 50 की उम्र में भी 40%। 40%? ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब लगभग आधी जिंदगी बाकी है कुछ नया करने के लिए। यही तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमने कितने साल गुजार दिए, ये नहीं कि हमारे पास कितने साल बचे हैं। और आज के समय में तो ये और भी सच है। लोग मल्टीपल करियर अपना रहे हैं, 60 की उम्र में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो उम्र का बहाना अब और भी कमजोर हो गया है। सवाल यही है, क्या हम अपने जीवन को बीते हुए सालों से मापते हैं या आने वाले सालों की संभावनाओं से? ठीक है, तो हमने विश्वास बना लिया, बहानों को भी दूर कर दिया, लेकिन फिर आता है असली दुश्मन, डर। डर? असफलता का डर, लोगों का डर। किताब कहती है कि डर असली है और ये सफलता का सबसे बड़ा रोड़ा है। और डर का इलाज सिर्फ एक है। वो क्या है? एक्शन, कार्रवाई। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो जब तक हम कोई कदम नहीं उठाते, हमारा डर और बड़ा होता जाता है। हम अपने दिमाग में ही उसे राक्षस बना लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही हम एक छोटा सा कदम उठाते हैं, डर कम होने लगता है। इसमें एक रिटेल बायर का उदाहरण है ना, जिसके डिपार्टमेंट की बिक्री लगातार गिर रही थी। हाँ, और उसे अपनी नौकरी खोने का डर सता रहा था, और वो डर के मारे कुछ कर ही नहीं पा रहा था, बस चिंता कर रहा था। फिर उसने एक्शन लिया। उसने अपनी सेल्स टीम के साथ रोज मीटिंग करनी शुरू की, उनमें जोश भरा, नए आइडियाज पर काम किया। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ बिक्री बढ़ी, बल्कि उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसे 2 और बड़ी कंपनियों से नौकरी के ऑफर आ गए। वाह! तो एक्शन ने डर को खत्म कर दिया। बिल्कुल। यहाँ एक और शक्तिशाली विचार है माइंड बैंक का। ये क्या है? श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बैंक की तरह है जिसमें हम हर दिन विचार जमा करते हैं। ये विचार हमारी यादें हैं। जब भी आप कोई फैसला लेते हैं तो आप अनजाने में अपने इस माइंड बैंक से सलाह लेते हैं। तो अगर इसमें ज्यादातर नकारात्मक यादें जमा हैं, तो ये हमें हमेशा डराएगा और पीछे खींचेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर, इसमें सिर्फ सकारात्मक विचार और अनुभव ही जमा करने चाहिए। ये माइंड बैंक का कॉन्सेप्ट असल में कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एक सिद्धांत से जुड़ता है जिसे प्राइमिंग कहते हैं। सही है ना? बिल्कुल सही। आप अपने दिमाग को जिस तरह के विचारों से भरते हैं, वो अनजाने में आपके फैसलों को प्रभावित करने लगता है। श्वार्ट्ज यही कह रहे थे कि अपने दिमाग को जानबूझकर पॉजिटिविटी के लिए प्राइम करो। मतलब अप्रिय यादों को बार बार याद करके उन्हें मानसिक दैत्य मत बनने दो। हाँ, अगर आप नकारात्मक विचारों को याद करने से इनकार करते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, किताब में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ छोटे छोटे व्यवहारिक अभ्यास भी बताए गए हैं। हाँ, जैसे मीटिंग में हमेशा आगे बैठना, लोगों से आंखें मिला के बात करना, थोड़ा तेज चलना। पर क्या ये फेक इट टिल यू मेक इट जैसा नहीं है? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ बाहरी बर्ताव बदलने से अंदर का डर सच में कम हो सकता है? हाँ। इसका जवाब एम्बॉडिड कॉग्निशन के सिद्धांत में छिपा है। ये साइकोलॉजी की एक शाखा है जो मानती है कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। जब आप तनकर चलते हैं या तेजी से चलते हैं तो आपके दिमाग को आत्मविश्वास का सिग्नल मिलता है। अच्छा, तो ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये एक तरह का बायो फीडबैक लूप है। बिल्कुल। जब आप जानबूझकर मुस्कुराते हैं तो आपके मूड में सुधार होता है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। तो श्वार्ट्ज के ये सुझाव सतही लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक आधार है।
तो इन सब का मतलब क्या है? विश्वास, बिना बहाने के एक्शन और आत्मविश्वास, इन सब का निचोड़ बड़ा सोचने के आइडिया में है। किताब कहती है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी आत्म अवमूल्यन है, मतलब खुद को कम आंकना। और इसे दूर करने का एक तरीका है बड़ी सोच वाले लोगों की शब्दावली अपनाना। शब्दावली मतलब शब्द? हाँ, शब्द। शब्द सिर्फ बोलते नहीं हैं, वे हमारे दिमाग में तस्वीरें बनाते हैं। अगर आप कहते हैं हम हार गए हैं, तो आपके दिमाग में हार की तस्वीर बनती है। लेकिन अगर आप कहते हैं चलिए एक नया तरीका आजमाते हैं, तो आपके दिमाग में संभावना की तस्वीर बनती है। या जैसे यह एक समस्या है के बजाय कहें यह एक चुनौती है। बिल्कुल। या ये नामुमकिन है के बजाय कहें देखते हैं इसे कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। सिर्फ शब्दों के बदलने से ही मानसिकता बदल जाती है। क्योंकि शब्द आपके विचारों को दिशा देते हैं। सही कहा। बड़े विचारक सकारात्मक और संभावनाओं से भरी तस्वीरें बनाने में माहिर होते हैं। किताब में एक और कमाल का आइडिया है, चीजों और लोगों में मूल्य जोड़ना सीखें। हाँ, वैल्यू एडिशन। सिर्फ ये न देखें कि कोई चीज या व्यक्ति अभी क्या है, बल्कि ये देखें कि वो क्या बन सकता है। ये तो विजन की बात हो गई। बिल्कुल, दूरदर्शिता। किताब में एक रियल एस्टेट एजेंट का उदाहरण है जिसने एक पुराने वीरान पड़े फार्म को देखा और बाकी लोगों को वहाँ सिर्फ झाड़ियां और टूटी फूटी इमारतें दिखीं। लेकिन उसे वहां बिजनेसमैन और पेशवरों के लिए एक खूबसूरत एस्टेट नजर आया। उसने सिर्फ जमीन नहीं बेची, उसने एक सपना बेचा। उसने उस जमीन में अपनी सोच से मूल्य जोड़ा। हाँ, ये कमाल का नजरिया है। मतलब किसी चीज को वैसा नहीं देखना जैसी वो है, बल्कि वैसी देखना जैसी वो बन सकती है। और ये तो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, रिश्तों में, टीम बनाने में, हर जगह लागू हो सकता है। बिल्कुल। किसी ट्रेनी में सिर्फ उसकी गलतियां न देखकर उसका पोटेंशियल देखना, यही तो है वैल्यू एडिशन। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सब एक ही विचार की ओर ले जाता है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक सोच का प्रतिबिंब है। एकदम सही। अगर आप छोटा और सीमित सोचते हैं तो आपको छोटे और सीमित परिणाम मिलेंगे। बड़ा सोचने से ही बड़े परिणाम मिलते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि 1959 में लिखी गई ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है ना? मुझे तो यही लगता है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन सफलता के जो बुनियादी सिद्धांत है वो वही रहते हैं। विश्वास पैदा करने से लेकर बहानों को दूर करने, आत्मविश्वास बनाने और अंत में बड़ा सोचने तक हर कदम हमारे अपने नियंत्रण में है। बिल्कुल। और अंत में किताब में एक बहुत दिलचस्प उपमा है जिसे श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। अच्छा। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक विचारों की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में 2 फोरमैन हैं। 2 फोरमैन? हाँ, एक का नाम है मिस्टर ट्रायम्फ यानी विजय और दूसरे का नाम है मिस्टर डिफीट यानी हार। मिस्टर ट्रायम्फ, मिस्टर डिफीट, दिलचस्प है। हाँ, मिस्टर ट्रायम्फ सकारात्मक विचारों के उत्पादन में माहिर हैं। वो आपको कारण बताते हैं कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप क्यों काबिल हैं। और मिस्टर डिफीट? मिस्टर डिफीट नकारात्मक विचारों के एक्सपर्ट हैं। वो आपको हर वो कारण गिना देंगे कि आप क्यों असफल होंगे और आपको कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। और ये दोनों फोरमैन बहुत आज्ञाकारी हैं और आपके एक इशारे का इंतजार करते हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि जब अगला विचार मन में आए, चाहे वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का हो या अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाने का हो, तो आप उस विचार को किस फोरमैन को सौंपेंगे, मिस्टर ट्रायम्फ को या मिस्टर डिफीट को?